चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो आपको पता होगा कि हमने पिछले लेक्चर में कोपरनिकस मेथड की बात की थी, है ना। और केपलर से भी हमने निकाला था, है ना। तो वो आपको याद हो गई। और मैंने आपको बताया था कि वो सारी मेथड जो हैं, पैरेलैक्स हो गई, कोपरनिकस हो गई, ये सारी मेथड जो है वो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज की जाती है ना। अब मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग स्मॉल डिस्टेंसेस के इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऊपर हेडिंग जो आज पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर measuring स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस कितने स्मॉल बच्चों? एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे। तो आज हम ये मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस की जो मेथड्स हैं वो बेसिकली दो दो आपके सिलेबस में है, तो उन दो को हम पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें जो पहली मेथड है उसमें हम लोग साइज ऑफ एटम को मीजर करेंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूं पहली मेथड में हम क्या करेंगे, मीजरिंग साइज ऑफ एन एटम। अब ये जो मीजरिंग साइज ऑफ एन एटम है, ये जो मेथड का नाम है उसका नाम है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो मेथड, है ना। यानी जिस मेथड से हम किसी एटम का साइज मीजर कर पाएंगे इनडायरेक्टली, है ना। अब एटम तो किसी ने देखा ही नहीं है बच्चों, एटम तो इतना छोटा होता है कि मतलब ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे कभी भी उसको, है ना। तो उसकी साइज कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना सर पड़ेगा। हाँ सर बोलो तो बेटा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते? सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते? मॉलिक्यूल्स दिख जाते हैं लेकिन एटम को देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना भाई। यस सर। वो एच आर टैम वगैरह होता है, उससे फिर कभी देख सकते हो, लेकिन उससे मीजर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसलिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, है ना बच्चों। तो अब इनडायरेक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, एवोगैड्रो मेथड क्या होती है इसको हम समझते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो इस मेथड से आप जो एटम का साइज मेजर कर सकते हो उसकी अप्रोक्सीमेटली साइज होनी चाहिए 10⁻10 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको 1 आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं ना। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स में बताया था। तो 10⁻10 मीटर या 1 आर्मस्ट्रॉन्ग तक के जो एटम की साइज है उनको आप मेजर कर पाओगे इस मेथड से। पहली चीज है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एवोगैड्रो ने ये मेथड बनाई थी तो उन्होंने ये एज्यूम कर दिया था कि all the atoms of same element are identical, है ना। जब एवोगैड्रो ने ये मेथड दिया था तो हालांकि अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप, लेकिन जब उन्होंने मेथड दिया था तब उन्होंने ये बात लिख दी थी इस मेथड के लिए, है ना। तो दो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या हो गई इसके लिए, कि हम एवोगैड्रो मेथड से उन एटम्स की साइज निकाल सकते हैं जिनकी जो साइज है वो अराउंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये मेथड लगाएंगे तो सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के आइडेंटिकल्स होंगे, मतलब उनका मास वॉल्यूम सब आइडेंटिकल होगा, है ना, एक जैसा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही थी कि एटम्स आर इन स्फेरिकल शेप, यानी कि हम जितने भी एटम्स की साइज निकाल रहे हैं इस मेथड से उन उन एटम्स को हमें स्फेरिकल शेप का मानना है ना बच्चों, किसी और शेप का नहीं मानना है। तो ये तीन बातों को याद रखेंगे तो आपको एवोगैड्रो मेथड समझने में आसानी होगी, है ना। तो हम चलते हैं, सर आप सर समझते एक हैं। डाउट। बोलो बेटा क्या डाउट है, क्या सर डाउट है बेटा। सर सेम एलिमेंट
सर जो सेम एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स भी तो होंगे एटम्स के, तो उनका मास तो अलग हो जाएगा। किसका? उनका मास अलग अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन जब मैं वही तो बोल रहा हूँ जैसे एवोगैड्रो आइसोटोप्स मेथड में, होते हैं जो। हाँ आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन एवोगैड्रो मेथड जो होता है, जैसे आप सिंगल आइसोटोप की बात कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए आप क्या यस सर। करोगे, उसके एटम्स को आइडेंटिकल मान लोगे, है ना। मतलब जब हम यस अगर सर। उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तब भी आपको आइडेंटिकली मानना है, ये उन्होंने एजम्पशन किया था, है ना, जब ये मेथड दी थी। यस सर। तो एजम्पशन पे बेस्ड है। और अभी जितने भी आपके डाउट हैं बच्चों, आप लोग जब ये मैं बता दूं, ये मेथड मैं आपको समझा दूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कोई डाउट है कि नहीं, तब आप डाउट पूछना, है ना। बीच में थोड़ा सा अभी स्किप करना डाउट पूछना, क्योंकि बीच में आप पूछोगे तो फिर वो इको वाला से दिक्कत होती है ना। तो मैं आपको ये मेथड पूरी समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप डाउट पूछ लेना, है ना। तो चलिए, एटम्स आर इन स्फेरिकल शेप, तो ये एवोगैड्रो ने तीन चीजें बताई थी। तो ये मेथड आप समझ पा रहे हो, इसलिए तो इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है ना। एग्जैक्ट थोड़ी ना हमें देता है, लेकिन हमें आइडिया दे देता है कि क्या साइज होगा, है ना। इसलिए ये तीन बातें हैं, वो उनको आप कंसीडर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने कर लिया, है ना। फिर एवोगैड्रो ने एक चीज और बोली थी, उसको आप समझे अच्छे से। जैसे कोई भी मैटर है, ये आपके पास एक मैटर है, कोई एलिमेंट है, मैटर है ना। उसका हमें क्या चाहिए बच्चों, उसका एटम का हमें साइज चाहिए, है ना। तो आप तो पता है कि कोई भी मैटर है जिसका मास, मतलब हमने एक सैंपल लिया एलिमेंट का, उस सैंपल का मास स्मॉल एम है ना, ऐसा मान लेते हैं अपन। स्मॉल एम मास का आपका सैंपल है। अब उस स्मॉल एम मास में ऐसा तो है होगा नहीं कि एक ही एटम है, उसमें बच्चों बहुत सारे एटम्स है ना, ऐसे 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 बहुत सारे एटम है ना, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने एटम्स होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूं समझाने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स है कि नहीं बच्चों, ऐसा होता है। अब अगर इतने सारे एटम्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे, आप देखो हर एटम को तो आपने स्फेरिकल शेप माना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो एटम है, तो ये जो मैटर का वॉल्यूम है, जैसे हम बोल रहे हैं कैपिटल वी, तो कैपिटल वी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मैटर, जो वॉल्यूम मैटर ने ऑक्यूपाइड किया है। लेकिन इसके अंदर एटम्स हैं, तो एटम्स के तो वॉल्यूम है, लेकिन क्योंकि ये स्फेरिकल शेप के एटम्स, तो इनके बीच में ये खाली जगह रह जाती है। आप खुद सोचो, आप तीन चार बॉल लो, है ना, बॉल्स, और उनको एक दूसरे के पास इकट्ठा करो, आप देखोगे बीच में गैप रह जाता है, गैप रह जाता है, वो कंप्लीटली एक दूसरे मर्ज नहीं हो पाती बॉल्स, है ना बच्चों। जैसे ये मैं रेड कलर्स में बना रहा हूं, तो आप देखो रेड कलर से जो एरिया मैंने शेड किया है, वो स्फेरिकल शेप होने के कारण कंप्लीटली मर्ज नहीं हुआ। यानी जो मैटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है और जो एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। इस बात को समझे आप, क्योंकि हमारे एटम स्फेरिकल शेप के हैं, जब हम उनको क्लोजली पैक करेंगे, क्योंकि मैटर में तो सारे स्फेरिकल शेप के बॉल्स है ना बच्चों, जब उनको हम मैटर में देखेंगे तो ये जो स्फेरिकल बॉल्स हैं ये पास पास तो होंगी, तो जो वॉल्यूम एक्चुअली कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये जो ब्लैक कलर से एटम्स, और जो वॉल्यूम आपका मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है, उन दोनों में अंतर होगा। क्योंकि मैटर में जब एटम्स अरेंज हैं तो बीच में गैप छूटा हुआ है, ये रेड कलर वाले, मतलब बीच में वैकेंसी है, वॉइड्स है ना बच्चों। तो वो वाला वॉल्यूम मैटर में तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन अगर हम टोटल वॉल्यूम एटम्स का जोड़ेंगे तो उसमें नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में अंतर है। अब बहुत सारे एवोगैड्रो ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उसके थ्रू एक वो बताया, लॉ बताया, है ना, मतलब एक हाइपोथेसिस दी। एक्चुअली में वो प्रूवन तो नहीं हो पाई, लेकिन काफी जगह वो सही बैठता है। तो वो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी थी वो हम बताते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टोटल एटम्स हैं इस मैटर में, उनने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है और मैटर ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, उन दोनों में अंतर है। वो अंतर कितना है वो एवोगैड्रो ने बताया था, और उसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलते हैं। और वो क्या बताया था मैं आपको बताता हूं।
उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई all the atoms, volume occupied by all the atoms in matter is equals to 2/3 volume ऐसा लिख लो, volume occupied by the mass of substance यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो टोटल वॉल्यूम मैटर ऑक्यूपाई करता है, मैटर सब्सटेंस, उस टोटल वॉल्यूम में से कुछ खाली जगह है, तो एक्चुअल वॉल्यूम एटम्स ने कितना कवर किया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम का 2/3 जो होता है वो एटम्स कवर करते हैं, है ना। तो ये जो उन्होंने रूल दिया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन मैटर एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, उन दोनों में जो रिलेशन दिया, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि ये कोई लॉ वगैरह नहीं है, मतलब आपका कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है, बस उन्होंने एक बार दिया था, काफी जगहों पे ये सही बैठता है, इसलिए हम इसको मानते हैं, और मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम यूज कर लेते हैं ये जो स्टेटमेंट है ना। तो इसको आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम कवर करते हैं एटम और जो मैटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उन दोनों में अंतर है। तो जो टोटल एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, वो टोटल वॉल्यूम जो मैटर ऑक्यूपाइड करता है उसका 2/3 होता है ना, किसी भी मास ऑफ द सब्सटेंस के लिए। क्योंकि आपको पता है बीच में जो है वो खाली जगह होती है, जब आप बहुत सारे स्फीयर्स को जोड़ते हो तो बीच में गैप रह जाते हैं, है ना। तो वो मैटर तो ऑक्यूपाई करता है, बट एटम्स का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ उसमें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं किस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम कैसे किसी भी एटम का साइज बता पाएंगे, है ना। तो यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे हमने m मैटर का मास मान लिया है ना, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है उस सब्सटेंस का टोटल मास कितना मान लिया बच्चों, m, और वो सब्सटेंस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हमने कितना मान लिया है, कैपिटल V, और हम यहां पे लिख लेते हैं लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। हम रो को सब्सटेंस की डेंसिटी मान लेते हैं ना बच्चों। अब आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या है, m, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस क्या है, कैपिटल V। तो ये हमने लिख लिया। तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो वॉल्यूम को इधर ले गए तो रो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मास अपॉन रो, है ना बच्चों, ये हो जाएगा मास अपॉन रो। अच्छा, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कैपिटल M बी द मोलर मास, कैपिटल M बी द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मान लो कैपिटल M जो है हमने उसको मोलर मास मान लिया। अब मैंने आपको कल बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोग क्या रिवाइज करके आओगे, मोल कंसेप्ट, है ना। तो आई होप आपने मोल कंसेप्ट रिवाइज कर लिया होगा। तो मुझे एक बार बताओ, अगर इस सब्सटेंस का मोलर मास m है और टोटल मास स्मॉल m है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों निकाल सकते हो, बहुत आसान सा सवाल है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस से आप मोलर मास को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इस पूरे सब्सटेंस में m मास में कितने एटम्स होंगे, सोचो। आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना। Na इज द एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻⁴, है ना।
तो मेरे ख्याल से शायद इतनी वैल्यू होती है, आपको पता होगा। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मोल में। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए m मास में प्रेजेंट। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस ऑफ मास m। m मास के सब्सटेंस में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने बच्चों, m बाई कैपिटल M। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो इतने। तो इनटू किसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर का, है ना। बाद में आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू डाल सकते हो, अभी तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि उस सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस का हमने सैंपल लिया है, उस सैंपल में कितने टोटल एटम्स प्रेजेंट है। तो m बाई M इंटू Na। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझे कि भाई हमने सारे एटम्स को स्फेरिकल माना है और वो सब आइडेंटिकल है, मतलब उनका वॉल्यूम वगैरह सब सेम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ वन एटम। मान लो एक एटम का जो रेडियस है वो कितना है बच्चों, स्मॉल r है ना, स्मॉल r। तो आप बताइए फिर वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, मतलब एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि एक एटम की रेडियस r है और हमने उसका शेप कैसा माना है, एवोगैड्रो ने कैसा बोला था कि कंसीडर करना स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई, और एक एटम का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो स्मॉल r का क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम, है ना बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो पहले तो आप इतना, फिर और अपन करें तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। भाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम पता है अपन को 4/3 पाई r क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है हमें, ये देखो टोटल एटम्स प्रेजेंट इन m मास, m बाई M इंटू Na। तो आप बताओ वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स क्या हो जाएगा, भाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम पाई r क्यूब इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है बच्चों, m बाई कैपिटल M इंटू Na, है ना। तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। ऑल द एटम्स, मैटर का वॉल्यूम नहीं है बच्चों, मैटर का वॉल्यूम तो कैपिटल V था, ये वॉल्यूम किसका है, ऑल द एटम्स का, है ना। इसको चाहो तो आप स्मॉल v से डिनोट कर लो। तो स्मॉल v का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, है ना। अब क्योंकि मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो जितना इस पेज पे लिखा है वो सब आप नोट कर लें। पहले तो जल्दी से नोट कर लो इतना, है ना, फिर नोट करके हम, चलिए तो इतना हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखो अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या सीखा बच्चों, क्या निकाल दिया था, स्मॉल v। स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस का वॉल्यूम नहीं है, ऑल द एटम्स का वॉल्यूम है जो सब्सटेंस में प्रेजेंट है। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ वन एटम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो थे m बाई M इंटू एवोगैड्रो नंबर, है ना बच्चों। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या था, उसमें हम लगा देते हैं बच्चों, है ना। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द एटम्स, volume occupied by all the atoms is equals to 2/3 times of total volume occupied by substance, है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द एटम्स है, तो वो कितना है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सब्सटेंस। तो टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, v है, v कैपिटल V, है ना। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा इंटू m बाई M आ जाएगा,
इंटू Na आ जाएगा इक्वल्स टू 2/3 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना बच्चों। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो ये मास ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ सब्सटेंस दोनों तरफ है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और ये 3 और ये 3 भी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 2 और ये 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 2। तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, 2 पाई आर क्यूब एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू 1/ρ, ये बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेडियस निकालना है, तो आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये एम इधर है, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी चीजें न्यूमरेटर हैं वो सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 पाई नीचे आ जाएगा, आर क्यूब तो यही है, और Na नीचे आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा Na, और यहाँ पे ऑलरेडी एक रो है ही डेंसिटी, तो डेंसिटी आ गया। तो आपका रेडियस ऑफ एटम क्या आ गया बच्चों, अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो मोलर मास अपॉन 2 पाई Na इंटू रो का क्यूब रूट, है ना बच्चों। ये तो मैथ्स है, ये तो आपको आता ही है। तो ये आपकी क्या आ गई वैल्यू, रेडियस, मतलब हमने रेडियस का कैलकुलेशन कर लिया। अब आप एक बात बताओ, कोई भी सब्सटेंस लोगे, किसी भी एटम का सब्सटेंस लोगे, उसका आपको मोलर मास पता होता है, आपको हर एलिमेंट का मोलर मास पता है, आपको 2 की तो वैल्यू 2 होगी बच्चों, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 पता है, आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी पता है, आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी पता होता है। जब भी निकालते हैं ना तो आपको पता होता है डेंसिटी क्या है सब्सटेंस की, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो चाहे प्रैक्टिकली भी निकाल सकते। जब ये सारी वैल्यूज रखेंगे, फिर उसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस एटम का रेडियस। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम रेडियस ऑफ एटम निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, है ना बच्चों। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, तो हमने एवोगैड्रो मेथड पढ़ लिया। एक और मेथड है जिससे हम स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं, उस मेथड को पढ़ते हैं, है ना। अब देखो आप उस मेथड, सेकंड मेथड या सेकंड टेक्निक जो है, इसमें हम मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज मेजर करेंगे ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, है ना। अब ये थोड़ा सा बच्चों आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझ में आता है जब हम क्या करते हैं। ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल है, तो ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया जाता है, एक्सपेरिमेंट होता है इसका, एनसीईआरटी में है ना। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ये जो अपना ऑयलिक एसिड होता है, ऑयलिक एसिड है ना, इसका जो मॉलिक्यूल होता है काफी बड़ा होता है। अगर मैं ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज की बात करूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻9 मीटर होता है ना, या फिर आप बोल सकते हो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इतने साइज का होता है, पहली बात इसके बारे में। दूसरा, इसका फॉर्मूला होता है ऑयलिक एसिड का। ऑयलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H32COOH। तो आप समझ पा रहे हो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C17H32COOH। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और ये जो लिक्विड है, ये आपका ऑयलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, और ये जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये सोपी लिक्विड की तरह होता है, सोपी लिक्विड। जैसे आप लोगों ने अपने कपड़े तो धोए ही होंगे भाई, जब आप अपने कपड़े धोते हो ना तो झाग तरीके का निकलता है साबुन से, तो उस तरीके का ये लिक्विड होता है, सोपी लिक्विड, है ना, और थोड़ा सा थिक भी होता है। तो इस सोपी लिक्विड का, ऑयलिक एसिड का, हमें साइज निकालना है। अब उस साइज निकालने के लिए हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है वो हम समझते हैं ना।
तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसको समझे अच्छे से, है ना, तभी आप साइज निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे होता क्या है बच्चों, जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास मान लीजिए एक ऐसी सरफेस है, मान लो हमने एक ऐसा टेबल लिया है ना, टेबल ऐसे बना रहा हूं मैं, आप एज्यूम कर लो इस तरीके से हमने एक टेबल ली है ना, ये टेबल के ऊपर वाली सरफेस है। तो ये टेबल की जो ऊपर की सरफेस है, मान लो इसमें आपने एक पानी की ड्रॉप गिराई, तो इस तरीके से पानी की ड्रॉप आ गई, ये वाटर की एक ड्रॉप है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो वाटर की ये ड्रॉप है, उस ड्रॉप में केवल एक ही मॉलिक्यूल है वाटर का कि बहुत सारे? तो आपको पता है एक ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे 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 सब इसके अंदर होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ना बच्चों। अब क्योंकि वाटर बहुत पतला लिक्विड है ना, बहुत उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत फाइन होता है ना, तो जब आप टेबल की सरफेस में रखते हो तो आपने देखा होगा कि ये वाटर की ड्रॉप जो है वो सरफेस के ऊपर फैलती है। अब सोचो जब ये सरफेस के ऊपर फैलेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इस सरफेस के ऊपर ये कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अभी ऊपर रहेंगे, इस तरीके से ड्रॉप फैल जाएगी, ऐसा शेप ले लेगी। अब मान लो आप इसको और फैलाओ, फैलने दो, ऐसे फैलने दो, बहुत ज्यादा फैलने दो। अगर आप इसको पूरी तरीके से फैला दोगे, इन पूरी ड्रॉप्स को, इस पूरी ड्रॉप को टेबल के ऊपर पूरी तरीके से फैलने दोगे, तो ये कब तक फैल पाएगी? जब तक सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहां ना आ जाए बच्चों, सरफेस पे। आप खुद ही सोचो कब तक फैल सकती है कोई ड्रॉप? भाई जब तक ऊपर है मॉलिक्यूल्स, वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। अगर वो नीचे आने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, और जब सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर बनेगी, ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल की, मतलब इस लेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बट इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं लेयर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। ऐसा मत समझना कि इस लेयर में एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं बट एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लेयर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। समझो, इसको बोला जाता है, इस तरीके की लेयर को फिजिक्स में कहा जाता है मोनोमॉलिक्यूलर लेयर, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। और बच्चों ये जो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर वाला जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ अभी आपको काम नहीं आएगा कि आप सिर्फ अभी यूज करेंगे इसको, आगे चलकर बाद में जब आप, अगर कोई भी बच्चा रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च के दौरान ये कंसेप्ट बड़ा काम आता है। बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स को जब आप देखना चाहोगे, उनकी प्रॉपर्टीज समझना चाहोगे, है ना, तो ये मटेरियल साइंस में बड़ा यूज होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि बाद में भी काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना भाई। एक आप ड्रॉप किसी भी चीज का किसी सरफेस पे डालो तो वो ड्रॉप धीरे धीरे फैलेगी तो जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर थे वो सब नीचे आएंगे, और फाइनली अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे आने दें, इस तरीके से फैलने दें, जब वो पूरी फैल जाएगी और सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे तो एक लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। मतलब उस लेयर में, वो लेयर एक मॉलिक्यूल की होगी, उसके ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, है ना, वो सारे एक एक मॉलिक्यूल की लेयर परफॉर्म करेगी, बनाएगी, मेड करेगी, है ना। तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। अब आप खुद सोचो जब ये सरफेस पे फैल जाएगा, अब मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, तो टॉप व्यू देखें जरा आप, इस टेबल का टॉप व्यू जब आप ऊपर से देखेंगे टेबल को, है ना बच्चों, अगर आप टेबल को ऊपर से देखेंगे तो टेबल आपको ऐसा फ्लैट दिखाई देगा। इस टेबल पे ये लेयर फैल चुकी होगी, तो ये लेयर तो कैसे भी ऐसे 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 फैल चुकी होगी, तो इस लेयर का कुछ ना कुछ टेबल के ऊपर एरिया आ गया होगा, एरिया, है ना, एरिया। तो हम ये एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। एरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टेबल के ऊपर ऐसे लेयर फैल गई है तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। और मान लो जो आपने ड्रॉप
डाली थी सरफेस पे उसका वॉल्यूम v था। तो ये हमें उस ड्रॉप का वॉल्यूम पता था और उस लेयर का जो फैल गई है सरफेस पे उसका एरिया पता चल गया। ये फिजिकली हमें दिख रहा है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रैक्टिकली, है ना। तो आप खुद सोचो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बच्चों, और इसकी जो थिकनेस है लेयर की, जब वो पूरी फैल चुकी है, जब एरिया ए है तो इसकी थिकनेस मान लो टी। तो आप वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, ड्रॉप का वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो यहां से थिकनेस, और देखो ये जो थिकनेस है जब ये मोनोमोलिक्यूलर लेयर बन गया है ना, इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये थिकनेस जो है ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर हुआ, यानी थिकनेस ही आपका डायमीटर हुआ। तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। यानी कंसेप्ट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है कि हम ऑयलिक एसिड का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर ये है बच्चों कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑयलिक एसिड का जो भी ड्रॉप है उसको हम फैलने देंगे और तब तक फैलाएंगे जब तक क्या नहीं बन जाएगी, मोनोमोलिक्यूलर लेयर। और एक बार मोनोमोलिक्यूलर लेयर बन जाएगी तो हमें ड्रॉप का वॉल्यूम पता होगा, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे थिकनेस इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। और मोनोमोलिक्यूलर लेयर की जो थिकनेस होती है वही डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें और कोई ऊपर तो मॉलिक्यूल है नहीं, है ना, इतना ही मॉलिक्यूल है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। चलिए देखिए, अच्छा ये चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ये सही कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया साइज 10⁻⁻⁹ मीटर, तो मैंने गलती से 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख दिया था, जबकि 10⁻⁻⁹ मीटर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप सही कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑयलिक एसिड को कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयलिक एसिड जो है वो एक सोपी लिक्विड है ना, और ये थिक भी होता है बच्चों, थिक होता है, थिक। यानी कि आप ऐसा समझो जैसे शहद होता है ना, शहद कुछ ज्यादा थिक हो गया, उससे थोड़ा सा कम थिक होता है कौन, ऑयलिक एसिड। तो आपको ये पता है कि सरफेस में अगर आप शहद की बूंद डालोगे, हनी, अगर आप किसी सरफेस पे शहद की बूंद डालोगे तो वो आसानी से फैलेगी नहीं, और अगर आसानी से फैलेगी नहीं तो मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनेगा नहीं, और मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनेगी नहीं तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि आपको इसको थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा। थिन कैसे करेंगे, तो ऑयलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको सरफेस पे फैला पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे जो पहला स्टेप है, आप क्या करोगे कि पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब इसको डाइल्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का आप क्या लोगे, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड। एक्सपेरिमेंट अब बता रहे हैं ना, अब क्योंकि हम केमिस्ट्री लैब में तो नहीं है तो हम उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप लोग इमेजिन करना और इसको समझने की कोशिश करना, फिर जब स्कूल खुले तो वहां जाके देखना। टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑयलिक एसिड लिया, इसको डाइल्यूट करना है। अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे पानी से डाइल्यूट नहीं होंगे, इसमें एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, है ना। तो हम लेंगे 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल और दोनों को मिक्स कर देंगे, है ना बच्चों। यानी आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लिया और 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया। इन दोनों से जो सॉल्यूशन बना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड और 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, इन दोनों को मिक्स करके जो आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन ए, है ना। सॉल्यूशन ए एक नाम दे दिया हमने ऐसे ही, ताकि बाद में पढ़ते समय हमें कंफ्यूजन ना हो। तो सॉल्यूशन ए का मतलब क्या है कि उसमें 1 सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड है और 19 सेंटीमीटर एल्कोहल। तो सॉल्यूशन ए का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सॉल्यूशन ए का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन आना चाहिए, है ना। 9th में केमिस्ट्री में सर ने आपको कंसंट्रेशन पढ़ाया होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताइएगा। मैं आपसे पूछूं
कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए में ऑयलिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन है? तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ए, टोटल सॉल्यूशन ए कितने का है बच्चों? 20 सेंटीमीटर क्यूब का। और आपने ऑयलिक एसिड कितना लिया था उसमें? 1 सेंटीमीटर। यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब में से एक पार्ट, अगर मैं इस 20 सेंटीमीटर क्यूब के 20 इक्वल पार्ट्स करूंगा तो उसमें से 1 पार्ट किसका है? ऑयलिक एसिड का। यानी कि 20 में से 1 ऑयलिक एसिड है। तो कंसंट्रेशन कितना हो गया बच्चों? 1/20, है ना। और अगर मैं अल्कोहल का कंसंट्रेशन पूछता तो 19/20 होता है। तो ये आपको कंसंट्रेशन का आई होप कॉन्सेप्ट आता होगा, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन ए कितना हो गया बच्चों? 1/20, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये आपको आना चाहिए। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लगा हूं, ठीक। बाकी मैं उतनी अच्छी तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन ए इज 1/20, ये हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या है कि इस 1/20 की ड्रॉप डाल के देखी, तो हमने देखा कि ये अभी भी उतना डाइल्यूट नहीं है जितना हमें चाहिए, है ना। हम जब प्रैक्टिकली करते हैं एक्सपेरिमेंट तो ये उतना ज्यादा डाइल्यूट नहीं मिलता है जितना हमें चाहिए। तो मतलब इसको और डाइल्यूट करने की जरूरत है ना बच्चों। तो और कैसे डाइल्यूट करेंगे? इसको अल्कोहल से और मिलाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया कि टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए। हमने ऑयलिक एसिड नहीं लिया, अब हमने सॉल्यूशन ए लिया, सॉल्यूशन ए। अब सॉल्यूशन ए लिया तो उसमें ऑलरेडी ऑयलिक एसिड मौजूद था, तो हमने 20 सेंटीमीटर नहीं लिया क्यूब, हमने उसका सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया। प्लस उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें अल्कोहल से मिलाना पड़ेगा। तो हमने 19 सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए बच्चों? अल्कोहल के ले लिए फिर से। तो ध्यान से देखो, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए और 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, ये जो हमने लिया, इन दोनों को मिला के जो नया सॉल्यूशन बना, इसका हमने नाम दे दिया सॉल्यूशन बी। याद रखेंगे, सॉल्यूशन बी किसको बोला है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। और सॉल्यूशन ए किसको बोला था? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड एंड 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। तो सॉल्यूशन बी, तो सॉल्यूशन बी भी कितने सेंटीमीटर क्यूब का हो गया बच्चों? 20 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में अंतर है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन ए का 1 सेंटीमीटर क्यूब और 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, ताकि और डाइल्यूट कर पाए। तो सॉल्यूशन बी बना कितने का बच्चों? 20 सेंटीमीटर क्यूब का। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप अच्छे से आंसर देना, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड, या इसका पहले इसका सवाल दो, इस सवाल का जवाब दो आप। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए इन सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन बी में कितना कंसंट्रेशन है? तो देखो 20 में से 1, तो वो पहले ही जैसा लॉजिक है कि 1/20 हो जाएगा कंसंट्रेशन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बताओ आप। कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन बी, इन सॉल्यूशन बी। अब क्या सवाल पूछा मैंने आपसे कि ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बी में कितना है। आपने पहले बताया था सॉल्यूशन ए में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/20 है, लेकिन अब मैं सॉल्यूशन बी में पूछ रहा हूं कि ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बी में कितना है। तो आप ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ए का कितना कंसंट्रेशन है बच्चों? 1/20। किसमें? सॉल्यूशन बी में। और सॉल्यूशन ए में ऑयलिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन है? 1/20। तो इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/20। यानी ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बी में कितना हो गया बच्चों? 1/400, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है भाई केमिस्ट्री वाला, ये आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया
सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन बी में कितना था 1/20, तो 1/20 लिख दिया, और खुद सॉल्यूशन ए में ऑयलिक एसिड कितना था 1/20, तो इंटू 1/20 कर दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन बी कितना आ गया बच्चों 1/400। तो ये सॉल्यूशन बी में कंसंट्रेशन है किसका बच्चों, ऑयलिक एसिड का। अब यहाँ पे कई बच्चों को सवाल आता है, मतलब एक डाउट आता है, वो डाउट क्या आता है आप सुन ले एक बार। वो कहते हैं सर अगर हमें ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/400 ही बनाना था तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लें, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑयलिक एसिड लें, है ना, और 399 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल ले लें। ऐसा भी तो कर सकते थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड ले लेते और 399 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल ले लेते, तो टोटल सोल्यूशन 400 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाता, तो उसमें ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन डायरेक्टली 1/400 आ जाता, है ना। ऐसा डाउट आता है बच्चों को, तो उन्होंने कहा सर ये दो बार क्यों करना पड़ा। तो इसका बेटा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप ऐसा करते 399 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लेते और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लेते तो आप मटेरियल वेस्ट करते। और जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहला रूल यही होता है कि कम से कम मटेरियल में सबसे अच्छे से अच्छा एक्सपेरिमेंट करो। देखो इस वाले में इस तरीके से 1/400 बनाते तो आप एल्कोहल कितना बर्बाद करते 399 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आप ध्यान से देखो जब हमने इन दो स्टेप से ये कंसंट्रेशन पाया है तो इसमें आपने कितना एल्कोहल यूज किया है 19 सेंटीमीटर क्यूब पहले और 19 सेंटीमीटर क्यूब बाद में, मतलब टोटल 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 38 सेंटीमीटर क्यूब में और आपका 399 सेंटीमीटर क्यूब में बहुत अंतर है, तो इससे आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई एक्सपेरिमेंट की, है ना, और मटेरियल भी वेस्ट होने से बच गया, इसलिए हमने ऐसा किया है, इसलिए लैब में ऐसा कराया जाता है ना। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। कुल मिलाके हमने इतना डाइल्यूट कर लिया ऑयलिक एसिड को कि वो सॉल्यूशन बी में उसका कंसंट्रेशन कितना है बच्चों 1/400। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये सब आप नोट कर लो क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप चलो बच्चों, तो आपने अभी सॉल्यूशन बी बना लिया और सॉल्यूशन बी में सॉल्यूशन ए ऑयलिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन है वो भी बता दिया 1/400, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट देखा होगा बच्चों, ब्यूरेट, है ना। ब्यूरेट क्या होता है, इस तरीके का एक एपर्टस देखा होगा, ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे एक ऐसा नॉब होता है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे ये मार्किंग होती है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में होती है ताकि आप वॉल्यूम निकाल पाओ, है ना बच्चों। तो इस तरीके का जो एपर्टस होता है वो ब्यूरेट कहलाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस ब्यूरेट में फिल कर देंगे, ऐसे फिल कर देंगे, फिल कर देंगे ब्यूरेट में। किसको फिल कर देंगे भाई, सॉल्यूशन बी को, है ना। इस तरीके से एक स्टैंड होता है, ऐसे ऐसे, उस स्टैंड पर ये इस तरीके से, है ना, उस स्टैंड पे ये ब्यूरेट लगा रहता है और इस ब्यूरेट पर हम क्या कर देते हैं, इस ब्यूरेट में हम क्या फिल कर देते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बी। तो सॉल्यूशन बी हमने ब्यूरेट पे फिल कर दिया इस तरीके से, है ना। अब क्या होता है कि ये जो नॉब होता है ना ब्यूरेट का बच्चों, ये नॉब, इस नॉब से हम क्या कर सकते हैं कि जो ड्रॉप्स निकलेंगी उनकी स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ना। इस तरीके का नॉब होता है। अगर आपको तेज ड्रॉप गिराना है तो नॉब को ज्यादा खोल दो और अगर धीरे धीरे घुमाना है तो कम खोलना पड़ेगा, है ना। तो हम ड्रॉप की स्पीड को नॉब से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अब सॉल्यूशन बी को भाई किसी सरफेस पे फैलाना है,
तो वो सरफेस कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे बड़ा सा बीकर लेते हैं, बीकर है ना बच्चों, और उस बड़े से बीकर में हम वाटर फिल कर देते हैं ना, ऐसे वाटर फिल कर देते हैं। अब क्योंकि हमें सरफेस बहुत स्मूथ चाहिए, स्मूथ सरफेस, क्योंकि आपको पता है ऑयलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या होगा बच्चों, ऑयलिक एसिड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपको पता है कि ये वाटर के ऊपर आराम से क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, इसलिए हमने वाटर की सरफेस बना ली। और क्योंकि हमें और स्मूथ चाहिए, क्योंकि हमें उसको फैलाना है, और कौन सी लेयर बनाना है, याद करो, मोनोमोलिक्यूलर लेयर, तो इसके ऊपर हम एक पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं ना, सरफेस पे हम एक पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, जिसका है लाइकोपोडियम पाउडर, जिसका नाम होता है बच्चों क्या, लाइकोपोडियम पाउडर। घबराने की जरूरत नहीं है, ये वो पाउडर है जो आप कैरम बोर्ड पे यूज करते हो, बोरिक एसिड बोलते हैं ना आप लोग, तो वो जो पाउडर होता है वो कितना स्मूथ होता है, तो उसके ऊपर आराम से ये ड्रॉप फैल जाती है और मोनोमोलिक्यूलर लेयर बन जाती है, इसलिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं ना बच्चों, लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक, तो सरफेस स्मूथ हो गई, ये हमारी सरफेस बन गई, और ब्यूरेट में हमने सॉल्यूशन बी भी डाल दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब सॉल्यूशन बी से हम ड्रॉप गिराएंगे, ड्रॉप गिराएंगे, है ना बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, अब ड्रॉप गिराएंगे। अब जैसे मान लो मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेट द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, जो आपने सॉल्यूशन बी का वन ड्रॉप गिराया, वन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन बी, उसका वॉल्यूम कितना है, तो हमने मान लिया उसका वॉल्यूम वी है, वी है ना बच्चों, उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कितना है, वी। और मान लीजिए आपने एक ऐसे एन ड्रॉप्स गिराए, तो हम क्या लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन बी, तो सॉल्यूशन बी का एन ड्रॉप्स कितना हो जाएगा बच्चों, एनवी, एनवी है ना, तो एक ड्रॉप का आपने वॉल्यूम बोल दिया वी, तो ऐसी एन ड्रॉप्स गिराई गई, तो उन एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, एनवी, है ना, तो ये आपको क्लियर होगा। अब जब इस पे फैल गया, अब हम टॉप व्यू देखते हैं ना बच्चों, हमने एन ड्रॉप्स गिराया, अब ये एन ड्रॉप्स जो वॉल्यूम गिराया है आपने, ये वॉल्यूम आपको ब्यूरेट से पता चल जाएगा। देखो जितनी ड्रॉप्स इसमें गिरी होंगी, ऊपर से उतना लेवल नीचे आ गया होगा, तो जितना लेवल नीचे आ गया होगा वो इस मार्किंग से आप क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम गिर गया, मतलब एनवी कैलकुलेट हो गया हमारा प्रैक्टिकली, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ड्रॉप को किसके ऊपर गिराया आपने, लिखो लाइकोपोडियम पाउडर और वाटर की सरफेस के ऊपर, तो उसका टॉप व्यू देखो आप, तो हम यहाँ पे टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू। अब टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी सरफेस है, जो सॉल्यूशन बी गिरा है, वो फैल रहा था लाइकोपोडियम पाउडर पे, तो ऐसे फैलकर उसने एक एरिया बना लिया होगा, है ना बच्चों, इस तरीके से। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली, तो हम एक क्या करते हैं, आप लोगों को पता है ना, बटर पेपर होता है जिसके आर पार दिख जाता है ना, तो हम उस बटर पेपर को यहाँ पे टच कर देंगे, तो ये जो भी एरिया है ये बटर पेपर पे आ जाएगा, है ना। फिर उस बटर पेपर को हम किसके ऊपर रख देंगे बच्चों, आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, एक जो आपका सेक्शन होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें आपने देखा होगा ऐसे मिलीमीटर्स के भी होते हैं 10-10, तो ये जो छोटा छोटा सा जो एरिया होता है, एक छोटा सा एरिया, छोटा सा बॉक्स, वो 1 mm स्क्वायर का होता है, ये आपको पता होगा। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इस ग्राफ पेपर के ऊपर आपने क्या किया था पहले, कि बटर पेपर लेकर आपने किसके ऊपर रख दिया था, वाटर की सरफेस के ऊपर, तो वहां से ये जो ऑर्गेनिक मतलब ऑयलिक एसिड वाला सॉल्यूशन बी वाला जो एरिया है वो बटर पेपर पे आ जाएगा, उस बटर पेपर को आप ग्राफ पेपर के ऊपर रख दो, तो वो बटर पेपर के ऊपर, जब ग्राफ पेपर के ऊपर बटर पेपर रखोगे तो ये एरिया यहां दिखाई देगा। अब इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं ये काउंट कर लो, जैसे कंप्लीट बॉक्स आ गए 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर हो गए। फिर आप ये कैलकुलेट कर लो कि इसमें ये छोटे छोटे बॉक्स कितने आए, तो जितने बॉक्स आएंगे ये छोटे छोटे वो सब mm स्क्वायर में कैलकुलेट हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको टोटल एरिया पता चल जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिकली आप टोटल एरिया निकाल लेते हो, है ना, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि ये तो आर्बिट्री शेप का होता है ना, ये सर्कल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो आप एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे,
तो इस तरीके से बटर पेपर को ग्राफ पेपर के ऊपर रख के हम डब्बे काउंट कर लेते हैं कि छोटे डब्बे कितने हैं, बड़े डब्बे कितने हैं, उससे हम एरिया काउंट कर लेते हैं, इतना एरिया होगा। तो एरिया हमें नोन हो गया प्रैक्टिकली, और हमें एनवी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी भी कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये जो मोनोमोलिकुलर लेयर बनी थी इसकी थिकनेस कितनी होगी ये निकालना है। तो थिकनेस का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ये कंसेप्ट तो मैंने अभी आपको पहले सिखाया। तो आप एक बात बताओ, वॉल्यूम किसका लेंगे, जिसकी थिकनेस निकालना है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है V, NV, ये किसकी वॉल्यूम है बच्चों, सॉल्यूशन बी की। लेकिन आपको थिकनेस किसकी निकालना है, ऑयलिक एसिड की। तो फिर ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, वो कैसे निकालोगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन बी में कितना कंसंट्रेशन है ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन बी में। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो, केमिस्ट्री में सिखाया गया हो, कंसंट्रेशन इनटू सॉल्यूशन। भाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी, है ना। तो आपको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ऑयलिक एसिड का। तो कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों ऑयलिक एसिड की सॉल्यूशन बी में, तो 1/400, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी कितना गिराया गया बच्चों, एनवी। तो ये कितना हो जाएगा, एनवी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया बच्चों, किसका वॉल्यूम आ गया, ऑयलिक एसिड का, है ना। अब ऑयलिक एसिड की थिकनेस निकालनी है या डायमीटर निकालना है, तो ये थिकनेस या डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना है बच्चों, एनवी अपॉन 400, और इनटू जो आपने एरिया प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया यहां से, जो ग्राफ पेपर से आपने रीड किया था, है ना। तो वो एरिया आप से डिवाइड कर दोगे तो आपको थिकनेस आ जाएगा। और ये थिकनेस मोनोमोलिकुलर लेयर में किसके बराबर होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, डायमीटर के बराबर। तो यहां से इसका मतलब आपको डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड आ गया, है ना बच्चों। डायमीटर ऑफ क्या आ गया आपका, ऑयलिक एसिड। तो ये पॉइंट आपको अब शायद क्लियर होगा, है ना। अच्छा, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं सर ये जो एरिया आपने कैलकुलेट किया है, ये एरिया ऑयलिक एसिड का थोड़ी ना था, ये सॉल्यूशन बी का था, क्योंकि ये गिरा था सॉल्यूशन बी। लेकिन मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन बी में क्या क्या था बच्चों, ऑयलिक एसिड था और एल्कोहल था। और एल्कोहल एयर के कांटेक्ट में उड़ जाता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, ऑयलिक एसिड। इसलिए ये एरिया सॉल्यूशन बी का नहीं था, ये एरिया जो है ऑयलिक एसिड का था। तो हमने ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम निकाल लिया, ऑयलिक एसिड का एरिया निकाल लिया, और ये मोनोमोलिक्यूलर लेयर बन गया। इसलिए उसका डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, थिकनेस का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगी, यानी कि साइज ऑफ ऑयलिक एसिड मिल जाएगी। इस तरीके से प्रैक्टिकली हम ऑयलिक एसिड का साइज मेजर कर पाते हैं, है ना। तो ये एक और इनडायरेक्ट मेथड है किसको मेजर करने का, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को मेजर करने का, है ना। अच्छा, कई बच्चों को मैं ये भी बता दूं, इसमें डाउट आता है। वो डाउट ये होता है कि कई बार बच्चा पूछ लेता है मुझसे कि सर ये आपने एनवी अपॉन 400 इंटू एरिया से आपने जो थिकनेस निकाली, डायमीटर निकाली, ये तो उसकी डायमीटर तभी है जब मोनोमोलिकुलर लेयर बनेगी। तो बच्चा पूछता है सर जब आपने ड्रॉप गिराई तो हमें तो थिकनेस तो पता चलती नहीं, और देख के हम ये भी नहीं बोल सकते कि मोनोमोलिकुलर लेयर बनी है कि नहीं बनी है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें मोनोमोलिकुलर लेयर ही बनी थी। ऐसा सवाल पूछता है बच्चा कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि मोनोमोलिकुलर लेयर ही बनी है और कुछ नहीं बना है। तो मैं आपको बता दूं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, जब आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको 10 से 20 बार कराया जाता है। जब आप 10 से 20 बार करते हो तो उसमें थिकनेस और डायमीटर की वैल्यू अलग अलग आती है, तो उसमें काफी सारी रीडिंग ऐसी होती है जिसमें से सबसे कम थिकनेस आती है। अब आप खुद सोचो, जिन रीडिंग्स में सबसे कम वैल्यू आई है और उससे कम वैल्यू आई नहीं है, तो सबसे कम वैल्यू वाली ही आपकी सही आंसर होगा, सही डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा वैल्यू आ रही है थिकनेस की, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल, मैंने क्या कहा था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका लेयर बनी है वो मोनोमोलिकुलर लेयर हो, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, 10 से 20 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है,
तो 10 से 20 बार जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें जो सबसे कम वैल्यू आती है, तो सबसे कम वैल्यू ही क्या होगी बच्चों, उस समय ही क्या बनी होगी, सिंगल मोनोमोलिकुलर लेयर बनी होगी, तभी तो सबसे कम वैल्यू आ रही है और वही हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा, है ना। तो जब आप ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपको समझ में आता है जब सबसे कम वैल्यू मिल रही होगी जिस एक्सपेरिमेंट में, उस समय पे ही मोनोमोलिकुलर लेयर बनी होगी और उसी को हम आंसर मानेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, किसको मेजर करने के लिए, साइज ऑफ ऑयलिक एसिड को, है ना, साइज ऑफ ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल को। चलिए, तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर